नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। देश ने गाया वंदे मातरम, दिलों में छाया गर्व, 150 सालों से राष्ट्रीय गीत जगा रहा जज्बा। मेमू हादसे के प्रभावितों को रेलवे बांट रहा मुआवजा, वादा कर राज्य सरकार मौन। प्रमुख सचिव बोरा ने ली बैठक, SC/ST विद्यार्थियों के लिए जिले में 4 नए हॉस्टल। और वेंडिंग जोन के नाम पर निगम अफसर कर रहे खाना पूर्ति, सड़कों पर सजा है बाजार। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। आजादी की लड़ाई में भारतीयता का जज्बा जागृत करने वाला वंदे मातरम गीत 150 साल पहले लिखा गया था। इस राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ पर हर भारतीय दिलों में गर्व की अनुभूति कराने पहल की गई है। इसकी शुरुआत सभी स्कूल, कॉलेजों और सरकारी स्तर पर वंदे मातरम गायन से की गई। वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ पर इसके व्यापक प्रसार के लिए 4 चरणों में कार्यक्रम किए जाएंगे। पहला चरण शुक्रवार से शुरू हुआ। सुबह स्कूलों में राष्ट्रीय गीत का सामूहिक गान किया गया। जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में रूटीन प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान के साथ ही वंदे मातरम की अनुगूंज सुनाई दी। गीत गाते विद्यार्थियों ने नई ऊर्जा को महसूस किया। वंदे मातरम गीत की जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रचना की थी तो शायद उन्हें भी ये अनुमान नहीं रहा होगा कि यह गीत भारत की आत्मा बन जाएगा। इस गीत ने भारत को मां भारती के रूप में चित्रित किया और उनकी स्तुति कर लोगों के मन में राष्ट्रवाद की ऐसी भावना जागृत कर दी जिसने अंग्रेजों को हलाकान कर दिया। शायद ये पहली बार हुआ होगा कि भारत देश को मां के रूप में चित्रित कर लोगों को भावनात्मक रूप से जागृत किया गया होगा। वंदे मातरम गीत के प्रकाशन के 7 नवंबर 2025 को 150 साल पूरे हो गए हैं। मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी। इसकी यादों को अक्षुण्ण बनाए रखने देश में अगले वर्ष तक 4 चरणों के लिए कार्यक्रम तय किया है, जिसमें स्कूल, कॉलेज और सभी सरकारी संस्थानों में वंदे मातरम गीत का आजादी में योगदान, देशभक्ति की भावना बढ़ाने सांस्कृतिक गतिविधियां की जाएंगी। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की 150वीं वर्षगांठ पर साल भर तक चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का जिले में भी आगाज हुआ। कलेक्ट्रेट के मंथन सभा कक्ष में राष्ट्रीय गीत का सामूहिक गायन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्चुअल रूप से इस अवसर पर सुना गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मंथन सभा कक्ष में हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, कलेक्टर संजय अग्रवाल, SSP रजनेश सिंह, निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत CEO संदीप अग्रवाल और जनप्रतिनिधि नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जिले की सभी ग्राम पंचायतों और शासकीय कार्यालयों में भी देशभक्ति पूर्ण राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। राष्ट्रीय गीत के रचना की पृष्ठभूमि और इसके रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और देश के शहीदों का स्मरण भी किया गया। इस अवसर पर बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि वंदे मातरम गीत हमारे स्वाभिमान, शक्ति और गौरव का प्रतीक है।
इसकी 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 4 चरणों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन देश भर में किया जाएगा। इस अवसर पर वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी ने सुना। 7 नवंबर 2026 तक ये कार्यक्रम बना हुआ है। 4 चरण में कार्यक्रम हमारे संपन्न होंगे। मुख्य उद्देश्य कि जब 150वीं हम लोग याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं कि उस समय की जो तत्कालीन परिस्थिति थी, जिसमें देशभक्ति की जो भावना भरना, वो तुरंत होना और आज़ादी के हमारे मंत्र भी ये बने। और उसके साथ में इस कार्यक्रम को जब 150 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश भर में इसको स्मरण करने के लिए आज उसका शुभारंभ हुआ है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि जिले में इस गीत के 150वीं वर्षगांठ को उत्साह से मनाया जाएगा। उन्होंने सभी से वंदे मातरम गीत के यादगार अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता और अपने आसपास के लोगों को भी इस गीत के प्रति जागरूकता का संदेश देने की अपील की है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी इसे जल्द लागू करने की मांग की जा रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग लिपिक कर्मचारी संघ ने कमेटी गठित करने की मांग किया। साथ में पूर्व वेतनमान वृद्धि दर के अनुसार राज्य में 8वां वेतन देने कहा है। आयोग के अनुसार 8वां वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को इसका फायदा तुरंत नहीं मिल पाएगा। इसका अनुभव कर चुके प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों ने वेतनमान वृद्धि के अनुपात का विशेष ध्यान रखने कहा है। संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुनील यादव ने कहा है 1946 से लेकर पिछले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में राज्य सरकार ने कोताही बरती है, जिसके कारण राज्य के लाखों कर्मचारियों को उचित वेतनमान का लाभ नहीं मिल सका है। कि जैसे ही केंद्र सरकार ने एक कमेटी बना दी है, छत्तीसगढ़ में भी त्वरित गति से एक कमेटी का गठन कर दिया जाना चाहिए, ताकि नियत समय में ये एक आयोग जो है 8वां वेतनमान यहाँ छत्तीसगढ़ में भी लागू हो जाए। जनरली ये देखने में आता है कि जब केंद्र सरकार 18 महीने बाद देती है तो ये समय यहाँ आने में लगभग 2.5 साल से 3 साल लग जाता है। बीच में एक एरियर्स देने की बात होती है, वो भी पूरी तरीके से लागू नहीं होता। ऐसे मामले 2006 जब 6वां वेतनमान आया, 7वां जो आया वो भी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पा रहे हैं। इस समय का जो वेतनमान है 8वां, इसमें 13% की बढ़ोतरी रिकमेंडेशन कर रहे हैं। तो मेरा ये पूरा बताने का उद्देश्य कि लगातार जब वेतन में बढ़ोतरी हो रही तो 8वां वेतनमान में भी एक नियत दर होना चाहिए और 7वें वेतनमान से अधिक दर पे वेतन का भुगतान इसमें किया जाना चाहिए। मेमू ट्रेन हादसे को भले ही कुछ दिन बीत गए हों, लेकिन दर्द और यादें अब भी ताजा है। हादसे में घायल और मृतकों के परिवार लगातार मुआवजा लेने पहुंच रहे हैं। रेलवे की ओर से लगभग 70% प्रभावितों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। वहीं राज्य शासन की ओर से घोषित सहायता राशि अब तक नहीं मिली है। रेल प्रशासन की ओर से राहत राशि का वितरण जारी है। कई घायलों को इलाज के साथ साथ मुआवजा राशि भी दी जा चुकी है, लेकिन मृतकों के परिजन अब भी राज्य सरकार की मदद का इंतजार कर रहे हैं। हादसे में जान गंवाने वालों की पीड़ा अब तक परिवार वालों के चेहरों पर साफ झलकती है। हादसे के चश्मदीद एक यात्री ने बताया कि अकलतरा से ट्रेन में वो सवार हुआ था। बिलासपुर पहुंचने से कुछ देर पहले गतौरा के पास अजीब सी आवाजें आई और बस उसके बाद वो बेहोश हो गए। चारों तरफ खून और लोग पड़े थे। उसमें यह यात्री भी दबा हुआ था। 4-5 लोग वहीं उसके सामने अपनी जान खो चुके थे। किसी तरह बाहर निकाला गया। हादसे में घायल कई यात्री अब भी मानसिक सदमे में हैं। कुछ ने तो दोबारा ट्रेन में सफर न करने का फैसला लिया है। देखिए सर, मैं जब अकलतरा से आया, ट्रेन में बैठा अकलतरा से, तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, उसके बाद जरामनगर से छूटा, उसके बाद फिर गतौरा आया, गतौरा से छूटा, जैसे आधा किलोमीटर गया, उसके बाद अजीब सा आवाज़ आया एकदम भड़ांग से। उसके बाद मैं तुरंत बेहोश हो गया। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद मेरे को पानी वानी छींचे, जब देखा तो सामने पूरा लहस लोग पड़े हुए थे मेरे ऊपर, मैं भी दबा हुआ था। मेमू ट्रेन हादसे में घायल विश्वकर्मा परिवार आज भी अपने उस भयावह अनुभव को भुला नहीं पाया है। वो कहते हैं सरकार ने जो भरोसा दिलाया था वो
अभी तक अधूरा है। रेलवे ने राहत का बड़ा हिस्सा बांट दिया है, लेकिन राज्य शासन की सहायता अब भी अधूरी है। पीड़ित परिवारों की यही मांग है कि उन्हें वादा किया गया मुआवजा जल्द से जल्द मिले ताकि वे इस दर्दनाक हादसे से उबर सकें। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। रेलवे सेफ्टी आयुक्त बीके मिश्रा की अगुवाई में टीम लगातार हादसे के कारणों की तह तक पहुंचने में जुटी है। पहले दिन जहां घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए गए थे, वहीं दूसरे दिन से अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। रेल हादसे में 12 यात्रियों की मौत के बाद रेलवे प्रशासन जांच के नाम पर ऐसी भूमिका बनाने की तैयारी में है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। रेलवे की नाकामी का खामियाजा भुगतने वाले पीड़ित परिवार को इस कमाऊ पूत जोड़ ने मात्र 10 लाख रुपए मुआवजा राशि देकर मरहम लगाने का काम किया है। रेलवे प्रशासन ने तोरवा थाने में अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कराकर यह माना कि रेलवे की गलती के कारण यह हादसा हुआ है, लेकिन अब इस गलती का पूरा ठिकरा लोको पायलट विद्यासागर के ऊपर फोड़ने की तैयारी चल रही है। दरअसल इस घटना में लोको पायलट की भी मौत हो चुकी है। जांच के नाम पर लीपापोती करने आए अधिकारी कुछ ऐसी ही रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। अंदर खाने से मिली जानकारी के अनुसार अगर सिग्नल फॉल्ट और टेक्निकल गलती जांच में सामने आएगी तो कई अधिकारियों की कुर्सी जा सकती है। इससे बचने के लिए रेलवे प्रशासन ने मामले में पहले ही अज्ञात के खिलाफ तोरवा थाने में अपराध दर्ज करा दिया है। बाद में पूरी जांच मृतक लोको पायलट विद्यासागर के इर्द गिर्द घूमकर समाप्त कर दी जाएगी। मगर सवाल यह उठता है कि आखिरकार इन 12 यात्रियों की मौत का जिम्मेदार कौन है? देखिए, ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक सेक्शन को सिग्नल के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और इसमें ट्रेन जो है वो ऑटोमेटिक सिग्नल के द्वारा चलती है। ये सिग्नल्स कुछ दूरी पर रहते हैं, लगभग 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर की दूरी पर स्थित रहते हैं और इसका फायदा ये होता है कि एक सेक्शन को अगर आप 3-4 सेक्शन में बांट देते हैं तो आप एक सेक्शन में 3-4 गाड़ियां एक साथ चला सकते हैं। इसके चलाने के कुछ नियम हैं, उनका पालन करते हुए एक सेक्शन में एक से अधिक 2-3-4 गाड़ियां भी चलाई जा सकती है। मृतक परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा राशि की घोषणा कर रेलवे प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों और जवाबदारी से पीछे नहीं हट सकता। क्या हादसे में जान की कीमत रेलवे प्रशासन 10 लाख रुपए लगाएगा? मोटी तनख्वाह पाने वाले रेलवे के अधिकारी अपनी नाकामी को नहीं छुपा सकते। इस घटना की अगर बाहरी एजेंसी से जांच कराई जाए तो रेलवे के कई बड़े अधिकारी नब जाएंगे। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर, बिलासपुर। नारियल कोठी साइंस कॉलेज जरहाभाटा में 4 नए आदिम जाति अनुसूचित जाति के 4 नए छात्रावास बनाए जाएंगे। इस पर लगभग 40 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। आदिम जाति विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने मंथन सभा कक्ष में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बिलासपुर को 4 आदिवासी अनुसूचित जाति छात्रावासों की सौगात दी है। इसके निर्माण में लगभग 80 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ये छात्रावास जरहाभाटा एजुकेशन हब नारियल कोठी साइंस कॉलेज में बनाए जाएंगे। लड़के और लड़कियों के रहने के लिए छात्रावास 250 से 300 सीटों के होंगे। श्री बोरा बैठक के बाद कलेक्टोरेट के मंथन सभा कक्ष में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यहाँ पे हमारे ST, SC, OBC बच्चों के लिए काफ़ी सारे हॉस्टल बॉयज़ और गर्ल्स के लिए यहाँ संचालित है और जो हमारे जरहाभाटा में जो ऑलरेडी बॉयज़ के लिए जो ट्राइबल बच्चे और जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं उनके जो हॉस्टल है अभी थोड़ा पुराना हो गया है, तो एक नए कलेबर के साथ हम लोगों ने योजना बनाई है। ये एक हॉस्टल जो 270 सीटर के है वो लगभग 17-18 करोड़ में ये बनेगी और दूसरा हॉस्टल जो 300 सीटर बनेंगे जो लगभग 22 करोड़ में बनेगी और बहुत ही सर्व सुविधा युक्त इस प्रकार के जो है हॉस्टल बनेगी। श्री बोरा ने 15 नवंबर को आदिवासी जनजातीय दिवस मनाने की जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। पुलिस प्रशासन ने इसकी जरूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वे संभाग के आदिवासी उपायुक्तों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा की।
इस मौके पर कलेक्टर संजय अग्रवाल उपस्थित थे। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सेंट्रल लाइब्रेरी में भावी कलेक्टर, सीए, वैज्ञानिक बनने का सपना लेकर छात्र छात्राएं पुस्तकें, लैपटॉप और टैब में एकाग्रचित हैं। छात्र छात्राएं यहां सुबह आती हैं और शाम रात को यहां से जाती हैं। कुछ के लिए खाने का टिफिन भी टेबल पर आता है। ये बच्चे संभाग के छोटे छोटे स्थानों से यहां आए हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी में छात्र छात्राएं वेदों में वर्णित आचरण के अनुसार विद्यार्थी पंचलक्षणम के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। ज़्यादातर तो ऐसे विद्यार्थी हैं जो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैज्ञानिक, प्रोफेसर बनने का सपना लेकर पुस्तकों के अध्ययन में खोए हुए हैं। वे सुबह 10 बजे सेंट्रल लाइब्रेरी में आते हैं तो शाम रात को ही बाहर निकलते हैं। वे 8 से 10 घंटे अध्ययन कर रहे हैं। सामने लैपटॉप, टैब पर विशेषज्ञ गुरुओं की ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। यहाँ एयर कंडीशन्ड वातावरण में वाईफाई की सुविधा है। सेंट्रल लाइब्रेरी की 3 मंजिला इमारत में लगभग 500-600 मेधावी छात्र अध्ययनरत है। हॉल में सैकड़ों बच्चे हैं, लेकिन वहाँ का वातावरण पिन ड्रॉप साइलेंट है। ऐसे अनुशासित बच्चे ही अपने लक्ष्यों तक पहुँचते हैं। वे विद्यार्थी संभाग भर से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। विद्या के रथ पर कितना सार्थकता के साथ सवार होना चाहिए, इसे इन बच्चों से सीखने की ज़रूरत है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सरकंडा के पंडित देवकीनंदन दीक्षित शवदाह गृह में जरूरत पड़ने पर गैस चलित शवदाह गृह की सेवा ले सकेंगे। इसमें 5 सिलेंडर लगेंगे। लगभग 5,000 रुपए का व्यय संबंधित व्यक्ति के परिजनों को खर्च करना होगा। पंडित देवकीनंदन दीक्षित मुक्तिधाम में बिजली की बजाय अब गैस से शवदाह किया जा सकेगा, लेकिन इसमें लगभग 5 गैस सिलेंडर लगेंगे। इसके ऑपरेटर का कहना है अभी तक सौदाह कराने के लिए कोई नहीं पहुंचा। पहले इसे बिजली से चलाने की योजना थी। हैवी कनेक्शन नहीं मिलने के कारण बिछाई गई बिजली लाइनें भी खराब हो गई हैं। सौदाह गृह की मशीन में गैस किट और 5 रेगुलेटर भी लगाए गए हैं। एक शव के जलाने पर सीधे सीधे 5,000 रुपए का व्यय होगा। एक्चुअल में सर क्या है, उसमें कोई लोकल लोग है, उसमें देह संस्कार करना नहीं चाह रहे हैं और सबका यहाँ अलग अलग विधि है, तो उसके हिसाब से उन लोग उसको अपना नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो अब तक चालू नहीं हो पाया है। अभी यहाँ रियायती दर पर मिलने वाली लकड़ियों से शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ऐसे आधुनिक शवदाह की याद तभी आती है जब मूसलाधार वर्षा होती है। लकड़ियों की कमी की समस्या और प्रदूषण को कम करने इलेक्ट्रिक या गैस चलित शवदाह गृह शहर की जरूरत है, लेकिन ऐसा करने के लिए कोई सामने नहीं आने के कारण शवदाह मशीन कबाड़ में तब्दील होते जा रहा है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। शहर में फुटपाथ व्यापारियों के नियंत्रण और शहर के सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने 2 क्षेत्रों पर व्यवस्थित वेंडिंग जोन बनाने की पहल की। इस योजना के हिसाब से शहर में अवैध रूप से ठेले लगाकर सब्जी, फल और सामान की बिक्री करने वाले विक्रेताओं पर ठेलों और सामानों की जब्ती पर जुर्माना लगाने जैसी कार्यवाही की गई। इसके बदले में वेंडिंग जोन बनाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन अब इन क्षेत्रों की परिस्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। चांटीडी मुख्य मार्ग से लगी हुई पुरानी सब्जी मंडी के पीछे कुछ ही दिनों में यहाँ व्यापार शुरू कर दिया जाएगा, जहाँ आम जनता को कूड़े और करकट का पहाड़ नजर आएगा, जिसके साथ ही यहाँ मवेशियों का ठिकाना भी दिखेगा। उस कूड़े के पहाड़ की दूसरी ओर सीमेंट के प्लेटफॉर्म नजर आते हैं, जहाँ विक्रेताओं के स्थान पर असामाजिक तत्वों का डेरा है। जगह जगह प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास, पानी पाउच, नशे के इंजेक्शन और शराब की बोतलों के बीच नगर निगम द्वारा इस वेंडिंग जोन का भव्य निर्माण राम भरोसे चल रहा है। वेंडिंग जोन आप देखेंगे ऑलरेडी काम चल भी रहा है। चाटीडी में एक 70 लाख के जो है वेंडिंग जोन अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक व्यापार विहार में भी, वसंत विहार में भी एक वेंडिंग जोन अंडर कंस्ट्रक्शन है। व्यापार विहार में भी एक वेंडिंग जोन बनाया गया। अन्य जगह भी निगम कार्य कर रहा है। युद्ध स्तर पे हमने इनको हटाया भी था, बट क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार अतिक्रमण हो जाता है, बार बार इसको हटाया जाता है, तो एक वेंडिंग जोन जैसा आप बता रहे हैं वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है इसके लिए। और उसमें जो है 4 विभिन्न प्रकार के सैंक्शन में प्राप्त होकर काम जारी भी है, जिसको 1 महीने में लगभग कार्य पूर्ण भी कर लिया जाएगा। फिर इसको कुछ हद तक व्यवस्थित किया जाएगा।
हमारा सनिचरी जैसे आप देखेंगे जो सबसे बड़ा एरिया था उसको हमने बहुत हद तक पुलिस के सहयोग से व्यवस्थित कर भी लिया है, वहाँ पे अब ठेले कम लगने लगे हैं, उसको भी हमें जीरो करना है। वहीं दूसरी ओर वसंत विहार चौक के पास स्थित दैनिक सब्जी मंडी को माइक्रोस्कोप के जरिए आम जनता ढूंढ सकती है। मंडी लगने के समय जाकर खरीदारी भी कर सकती है। एक दुकान की चौड़ाई जितनी इस मंडी के एंट्रेंस के रास्ते जनता अपने वाहन कहीं भी खड़ा कर सकती है, क्योंकि कई महीनों से ये मंडी खाली पड़ी है और गिनती के व्यापारियों के अलावा यहाँ की परिस्थिति प्रशासन के साथ लोगों के नज़रों से भी कोसों दूर है। यहाँ अभी नया बाज़ार बसने वाला है, जिसके कारण यहाँ की बाज़ार की स्थिति काफ़ी अच्छी होने वाली है, लेकिन अभी भी यहाँ ऐसा है कि कुछ असामाजिक तत्वों का यहाँ दिन भर डेरा रहता है। लोग यहाँ दारू वारू पीते पाते रहते हैं, यहीं के लोग कचरा अचरा, यहाँ के स्वीपर लोग कचरा अचरा फेंक देते हैं। तो वही हमारी गवर्नमेंट से, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट से निवेदन है कि यहाँ जितने जल्दी हो सके इस बाज़ार को यहाँ शिफ्ट कर दें, जिससे यहाँ का वातावरण अच्छा हो जाए, फालतू लोगों का, यहाँ सामाजिक तत्वों लोग का थोड़ा सा सरकार की कम हो जाए। भैया लगाने नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है ठेला को। अब क्या करें, गरीब आदमी है तो लगाते हैं, उठा के ले जाते हैं तो आधा सामान को फेंक देते हैं, आधा सामान को खा लेते हैं और कुछ बच जाता है जिसे तो ये लो इसी को कह के दे देते हैं। 3000-4000 रुपया लेते हैं। क्या करेंगे बताओ, गरीब आदमी 3-3 4-4 दिन ठेला रख लेते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं। नई व्यवस्था के नाम पर बनाई इस मंडी के व्यापारी महीनों से लाखों के कर्ज में डूबे हुए सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि किसी तरह व्यापार के आश्वासन को निगम अधिकारी कागजों से उतारकर लोगों तक भी पहुंचा दें। अभी हम लोग यहाँ आज 6-7 महीना से यहाँ बैठे हैं ना, 2-2 तो हम लोग का दुकान था, टूट गया और टूटने के बाद हमको यहाँ फेंक दिया है। और जो डर रहे हैं वो यहाँ बैठ रहे हैं, जो नहीं डर रहे हैं वहाँ बैठ रहे हैं, उसको कुछ भी नहीं बोलते हैं, है ना। गरीब आदमी का कोई सुनाई नहीं है, पैसा वाले के ही सुनाई है। अब हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, अब उन लोग जानेंगे। अब हम लोग तो भोग ही रहे हैं जो भोगना है ना। किसी के पास 2 लाख कर्जा है, किसी पास 2-3 लाख कर्जा है, ला रहे हैं, फेंक रहे हैं, जिससे इनका आए दिन भूखे पेट सोना और दर दर भटकने पर किसी तरह पूर्ण विराम लग सके। लोकस्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिव्या की रिपोर्ट। सरकार का बड़ा कदम स्मार्ट मीटर पर जनता के मन में उठते सवाल अब भी बरकरार है। जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में करीब 80,000 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जो सीधे सर्वर से जुड़कर हर रोज की बिजली खपत का ब्यौरा भेजते हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में पूरा जिला स्मार्ट मीटर की स्मार्टनेस में जगमगाएगा, जहां उपभोक्ता खुद अपना बिल बना सकेंगे। लेकिन बढ़ते बिजली दरों और नई तकनीक की अनिश्चितताओं को लेकर लोगों के भीतर असंतोष गहराता जा रहा है। अब यही असंतोष राज्य स्तर पर आंदोलन का रूप ले चुका है। स्मार्ट मीटर लगाने की जो योजना है वो माननीय आयोग के द्वारा जो सर्कुलर जारी किए गए थे, जिसमें कि एग्जैक्ट 30 दिन के कंजम्पशन का बिल उपभोक्ताओं को जारी किया जाना है। क्योंकि आप जानते हैं रीडिंग हर महीने ली जाती है और ये 5 से लेकर 15 तारीख के बीच में अलग अलग उपभोक्ताओं को ली जाती है और हमेशा रीडिंग में 2-4 दिन आगे पीछे मैनुअल रीडिंग में होता है। स्मार्ट मीटर लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके घर का जो बिल है एग्जैक्ट 1 तारीख को रात को 12 बजे सुबह की जो रीडिंग है उसके अनुसार बिल जारी होगा। तो एग्जैक्ट 30 डेज़ का बिल आपको जारी होगा, जो कि टैरिफ के अनुसार आवश्यक है। जर्जर सड़कों को लेकर जनरोष पनपने के कारण लोक निर्माण विभाग ने नेहरू चौक से गांधी प्रतिमा तक डामरीकरण सड़क बनाने की मंजूरी दे दी है। 1-2 दिन के भीतर काम शुरू हो जाएगा। व्यवस्था बनाने पीडब्ल्यूडी ने यातायात विभाग से मदद मांगी है ताकि सड़कों को वन वे घोषित किया जा सके। जर्जर सड़कों के प्रति लोगों का गुस्सा फूटने के बाद लोक निर्माण विभाग ने शहर से लेकर गांव की सड़कों का डामरीकरण करना प्रारंभ कर दिया है। इसमें पुराना हाईकोर्ट रोड से तारबहार और बेहद जर्जर नेहरू चौक से गांधी प्रतिमा की सड़क शामिल है। विभाग ने इन सड़कों को वन वे घोषित करने के लिए यातायात विभाग को पत्र लिखा है। जैसे ही वहां से हरी झंडी मिलेगी, डामरीकरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही चकरभाटा, दगौरी मोहतरा, तारबहार से सिरगिट्टी होकर नगपुरा की सड़कें शामिल हैं। इन सड़कों के डामरीकरण पर 25 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इन सड़कों का प्रस्ताव लेकर कार्यपालन यंत्री CS विंध्यराज खुद उप मुख्यमंत्री अरुण साव के पास गए थे। उन्होंने तत्काल इसकी स्वीकृति दे दी।
जुना बिलासपुर की जर्जर सड़क को सुधारने व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया था। तब एसडीएम को मौके पर आकर स्थिति को संभालना पड़ा था। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोक स्वर बिलासपुर। मस्तूरी ब्लॉक के निवारी गांव से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। शासकीय पूर्व प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक हितेंद्र कुमार तिवारी शराब के नशे में धुत होकर विद्यालय पहुंचे। हालत इतनी खराब थी कि बच्चों के सामने ही जमीन पर गिर पड़े। स्कूल के मासूम बच्चे उन्हें उठाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन शिक्षक दोबारा गिर गए। यह पूरा दृश्य एक ग्रामीण ने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हितेंद्र तिवारी पहले भी नशे में स्कूल आते रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की। वीडियो वायरल होने के बाद ग्राम पंचायत निवारी के सरपंच प्रतिनिधि पिंटू सिंह ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर शिक्षक के निलंबन की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने कहा, मामले के जांच के निर्देश दिए गए हैं। दोषी पाए जाने पर शिक्षक के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्यवाही की जाएगी। अब सवाल उठता है, जब शिक्षक ही नशे में स्कूल पहुंचेंगे तो बच्चों को शिक्षा और संस्कार कौन सिखाएगा? ये बात सही है कि मस्तूरी क्षेत्र में जो है शिक्षक लगातार मद्यपान सेवन करके आ रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और लगातार उस पर कार्रवाई की जा रही है और कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए उसके बाद भी नहीं सुधर रहे। शहर में अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा सब्जी मंडी के पास झाड़ियों में शुक्रवार सुबह एक युवक की अधजली लाश मिली। स्थानीय लोगों ने धुआं उठते देखा तो पुलिस को सूचना दी। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि युवक की बेरहमी से हत्या कर शव को जलाने की कोशिश की गई है। मौके से जले हुए कपड़े और अन्य सामान जब्त किए गए हैं। फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाने में लगी है, जबकि पुलिस मृतक की पहचान और घटना के पीछे के कारणों की जाँच कर रही है। लगातार मिल रही अधजली लाशों ने शहर की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकंडा के सीपत रोड के सामने डबरीपारा में माता परमेश्वरी देवी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। 9 नवंबर को शोभा यात्रा निकालकर इसका धूमधाम से विसर्जन किया जाएगा। यहाँ देवी छत्तीसगढ़ी परिधान और आभूषणों से सजी हुई है। सीपत रोड में साइंस कॉलेज के सामने डबरीपारा में 3 दिवसीय माता परमेश्वरी की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। वे दिव्यांगन समाज की अधिष्ठात्री देवी हैं। दुर्गा के 108 नामों में परमेश्वरी का वर्णन मिलता है। वे यहाँ छत्तीसगढ़ी परिवेश में सजी हुई हैं। दिव्यांगन समाज के लोग यहाँ सुबह शाम माता की भक्ति कर रहे के विचार है इसे हमन के गली में काली माढ़त रही तो काली ला विसर्जन करें तो हमन के चर्चा हो के परमेश्वरी घलाव मढ़ा लेथन। तो हमन 4 जन जो बैठे न अपन घर में, हमन 4 बहनी कह दे बेटी करके तब बैठे तो हमन सोचें चला काली मढ़ातन। तो काली में कते खर्चा ही कि तो हमन कहें कते खर्चा ही भाई, जतका हमन के शक्ति है भगवान ले आबो ला के मढ़ा लेबो। हमन के जुरही तो भंडारा करबो, नहीं जुरही तब प्रसाद बांट देबो। हमार कुल देवी हमन वाला परमेश्वरी बहुत चाहिए, तो हमारे मन में हो से विचार कि हमन उल बढ़ा देते ना, डबरी पारा में कबू नहीं मारे हैं तो एक बार ओकर पूजा कर देते ऐसे कि सबके सहयोग से करा था। डबरी पारा में माता परमेश्वरी की मूर्ति स्थापना का यह 8वां वर्ष है। समाज के लोग जय देवांगन जय महाजन का नारा बुलंद कर रहे थे। यहाँ भक्तों द्वारा माता के जसगीत का गायन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में छोटी छोटी जातियों की उपदेयता के अनुसार एक सूत्र में पिरोया गया है। दिव्यांगन समाज के लोग मुख्यतः वस्त्र बुनने का पुश्तैनी काम करते हैं। छत्तीसगढ़ी जेवरों में सजी माता की शोभा यहाँ देखते ही बनती है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।